नमस्कार। कार्यक्रम बीच बहस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार। एक बार फिर से आज के विशेष विषय पर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ उपस्थित हैं। स्वीकार कीजिए नमस्कार गौरव शर्मा की ओर से। एक नहीं दो मात्राएं, नर से भारी नारी। कवि की ये छोटी सी दो पंक्तियां समाज के एक ऐसे वर्ग को एक बहुत बड़ा सम्मान देती हैं जिसके बगैर हम अपने जीवन, अपने समाज और इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे हम कभी आधी आबादी के नाम से पुकारते हैं तो कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी, कभी पत्नी या प्रेमिका के रूप में इनके साथ अपने जीवन की कल्पना को साकार करते हैं। जी हाँ, आज 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। सबसे पहले हम आप सभी को आज के इस विशेष दिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आज इस शुभ दिन हमारे साथ कुछ और चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने बूते सफलता और दक्षता के बहुत ऊंचे कीर्तिमान हासिल किए हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़। आप भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं। सूचना सेवा के बहुत से महत्वपूर्ण पदों पर आपने उत्तरदायित्व संभाला और निभाया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, दूरदर्शन समाचार जैसे बहुत से विभागों में आप सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर रही हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो या उनके आगे और भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के विदेश दौरों में वे भारतीय प्रेस प्रतिनिधि मंडलों में शामिल रही हैं। वर्तमान में वे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी में अपर महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। प्रज्ञा जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस खास मौके पर आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। आज के इस मौके पर जबकि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बात करेंगे तो क्योंकि महिला दिवस पर बहुत सी बातें करती रही हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में, लेकिन अब क्योंकि समय बदल रहा है इसलिए हम खास तौर पर महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका और किस तरह से महिलाएं नेतृत्व दे सकेंगी इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन हमारी चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा, बहुत कम शब्दों का एक सवाल। प्रज्ञा जी, क्या महिला दिवस सिर्फ एक दिन, क्या बाकी दिन महिलाओं के दिवस नहीं है? सबसे पहले तो धन्यवाद और आप सबको भी, जो दर्शक हैं उन सबको महिला दिवस की अनेक शुभकामनाएं। और आती हूँ अब आपके प्रश्न पर। देखिए, प्रत्येक दिन महिला का होता है। जिस तरह से जो महिला की एक भूमिका है समाज में, परिवार में और देश के विकास में, तो प्रत्येक दिन को ही महिला का दिवस माना जा सकता है। लेकिन आज एक महिला दिवस मौका देता है हम लोगों को महिलाओं के विकास की क्षमता और उनके योगदान के आकलन का, और महिलाओं को स्वयं आत्मावलोकन करने का भी एक अवसर देता है। आज हम देख रहे हैं पूरे देश में महिलाएं, चाहे वो घर संभालने की जिम्मेदारी हो या फिर पुलिस प्रशासन, इवन आर्मी में हम लोग देख रहे हैं, एयरफोर्स में महिला अधिकारी, मेडिकल फील्ड हो। अभी कोरोना काल में हम लोगों ने देखा किस प्रकार महिला हेल्थ वर्कर्स ने अपने परिवार से दूर जाके भी, और अनेक कई दिन तक परिवार से नहीं मिले, लेकिन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ऐसे में महिलाएं पूरे ही देश के विकास में एक सशक्त भूमिका निभा रही हैं। और प्रत्येक दिवस को मैं मानती हूँ महिला दिवस है, लेकिन आज का ये अवसर है कि उनको नमन करने का और उनको और आगे प्रेरित करने का, महिलाओं को स्वयं भी। आपने अभी, मुझे याद आ रहा है किस प्रकार हम सब ने समाचार पढ़ा था, जो महिला पायलट्स थी उन्होंने पहली बार नॉर्थ पोल के ऊपर से उड़ान भरी, सैन फ्रांसिस्को से बैंगलोर। बहुत बड़े गौरव की बात है। ऐसे अनेक महिलाएं हैं जो सेना में भी अपना लोहा मनवा रही हैं, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, चाहे वो प्रशासन में हो। प्रत्येक, कोई फील्ड ऐसी नहीं है, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे महिला नहीं अपने आप का अपना प्रदर्शन दिखा पा रही है। आपने अभी जिन क्षेत्रों का नाम लिया और महिलाओं के बारे में बताया कि सभी क्षेत्रों में जो आपने विमान की उड़ान की बात हो, क्या आपको नहीं लगता कि अब से कुछ वर्ष पहले, बल्कि कुछ वर्ष नहीं बल्कि यूं कहें कि कुछ दशक पहले, महिलाओं और पुरुषों के काम में एक छोटी सी लाइन खींची जाती थी और कुछ काम महिलाओं के लिए वर्जित से क्षेत्र माने जाते थे? क्या आपको लगता है कि समय आने के साथ में वो जो एक सीमा रेखा है वो टूटी है और आज उन वर्जित क्षेत्रों में भी महिलाएं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं? बिल्कुल, ऐसा आज कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिला काम नहीं कर रही। आपको एक उदाहरण के रूप में ट्रक ड्राइवर्स महिलाएं, बस ड्राइवर्स, लोको पायलट्स हैं। तो कोई अब ऐसी कोई वर्जना का क्षेत्र बचा ही नहीं है। पूर्व में
ज़रूर बांध दिया गया था कि घर तक सीमित हैं, लेकिन अब जैसे जैसे वो अपने नए रास्ते, आप यदि कृषि की व्यवस्था देखें, हम लोग कृषि, भारत पूरा कृषि प्रधान देश है, उसमें सारे अधिकतर कार्य ही महिलाएं करती हैं। तो वो एक बहुत बड़ा, और चाहे परिवार को बनाना हो, बच्चों को संभालना हो, उसके साथ साथ वो बाहर जाके भी अपना लोहा मनवा रही हैं काम में। तो अब कहा जा सकता है ये, बल्कि अब कहा जाए तो यदि हम लोग वैदिक काल में ही जाएं, पुराने समय में जाएं, भारतवर्ष के इतिहास को देखते हैं, तो गार्गी जैसी अनेक महिलाएं थी। स्वाधीनता आंदोलन की बात करें, अभी हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे हम लोग पूरा एक साल भर पर्यंत कार्यक्रम चलाएंगे, तो उसमें भी ये अवसर मिलेगा कि जो महिला स्वाधीनता सेनानी हैं उनको हम लोग याद करें। देश को स्वतंत्रता दिलाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका। आपने आदिकाल की बात की, अगर हम भारतीय समाज की एक पुरातन स्थिति की बात करें, अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से हम चलें, तो क्या आपको लगता है कि आज से कुछ शताब्दियों पहले महिलाओं की स्थिति आज से बेहतर थी? क्या उनको समाज में आज से बेहतर स्थान हासिल था? देखिए, महिलाएं गणितज्ञ भी थी, वैज्ञानिक भी थी पूर्व समय में। हम लोगों को यदि हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो अनेक नाम याद आते हैं, लेकिन बीच में कुछ सामाजिक कारणों से उनको कम महत्व मिलता गया, और वो केवल उसमें फिर वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गई, रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ गई। लेकिन अब जो हम लोग देख रहे हैं, और एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूँगी कि महिलाओं का सशक्तिकरण की हम लोग बात करते हैं, सशक्तिकरण हो चुका है। अब है उनके राष्ट्रीय विकास में जो उनकी भूमिका है उसको तय भी हो चुकी है, उसको मानने का और उसको और बढ़ावा देने का। वो कहाँ पे उनको क्या चाहिए, अब जैसे उदाहरण के रूप में चाहिए, यदि उनको अपनी उद्योग लगाना है तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें फाइनेंसेस चाहिए, तो उसके लिए उनको स्पेशल प्रेफरेंस दी जाए, या उनको कोई तकनीकी, कोई जैसे आपको बताएं, तेलंगाना में हैदराबाद में विशेष रूप से हब है जहाँ पे महिला स्टार्टअप्स का ही वो केंद्र है। तो ऐसे अवसर उपलब्ध कराने होंगे, और सरकार द्वारा उपलब्ध कराए भी जा रहे हैं, जिसमें महिलाएं और विकास कर सकें और राष्ट्र के विकास में अपनी और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। लेकिन एक जो अजीब सी बात है, जब हम महिलाओं के जो आर्थिक क्षेत्र में आगे जिस तरह से बढ़ रही हैं, और आपने बात बताया कि महिलाओं के हब बने हुए हैं जो स्टार्टअप शुरू कर सकती हैं, लेकिन ये तो बात हुई उन महिलाओं की जो कहीं ना कहीं पढ़ लिख करके एक शहरी समाज में उनका जीवन यापन हुआ, उन्होंने पढ़ लिख करके आगे बढ़ गई। लेकिन अगर हम आज भी गांव के और बिल्कुल एक ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो एक अजीब सी स्थिति देखने में ये आती है कि स्त्रियों के किए हुए श्रम को कहीं ना कहीं एक रिकॉग्निशन, एक मान्यता नहीं मिलती। खासतौर पे उनकी जो उत्पादकता है, उनकी प्रोडक्टिविटी के काउंटेज में उनकी प्रोडक्टिविटी को शामिल नहीं किया जाता। इसके क्या कारण है, इसमें किस तरह से सुधार हो सकता है? बिल्कुल, आर्थिक स्तर पे काफ़ी ये बहस चल रही है कि जो महिलाओं की भूमिका है या उनका योगदान है उसको मॉनेटरी टर्म्स में आंका जाए। इस पर काफ़ी बहस भी हुई थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि परिवार में जो उसकी भूमिका है उसको नापा ही नहीं जा सकता, वो अमूल्य है उनका योगदान, और साथ में उत्पादकता कृषि क्षेत्र में, लेकिन उनके कल्याण के लिए बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। जैसे अभी यदि हम लोग कोरोना के समय में ही लॉकडाउन जब हुआ था, तो सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं उनको आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए, उनको सुदृढ़ बनाने के लिए। जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसमें उनको 3 किश्तें 500-500 रुपए की दी गई, तो इससे उनको बहुत बड़ा संबल मिला अपना परिवार चलाने का, क्योंकि जो पुरुष वर्ग था या फील्ड में काम नहीं हो रहे थे लॉकडाउन के कारण, तो उनको महिलाओं को ये उपलब्ध कराई गई राशि। इसी प्रकार उज्ज्वला योजना का मैं जिक्र करना चाहूँगी। उज्ज्वला योजना तो अगर हम बात करें तो है ही पूरी तरह से, क्योंकि आमतौर पर रसोई का काम में पुरुष का योगदान कम होता है, तो वो उनको पूरी तरह से है ही महिलाओं के लिए। 8 करोड़ कनेक्शन दिए गए परिवारों को, और वो सभी महिलाओं को ही दिए गए। जो महिलाएं लकड़ी की ईंधन के कारण परेशान रहती थी या उनका स्वास्थ्य खराब होता था, तो उसके लिए बहुत फायदा हुआ है उनको इस LPG योजना से, उज्ज्वला योजना से। तो अनेक प्रयास किए जा रहे हैं उनको मुख्य धारा में, आर्थिक रूप से मुख्य धारा में लाने के। तो बिल्कुल सही बात है। और अगर मान लीजिए जैसे हम घरेलू काम को छोड़ें, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जिसमें महिलाओं का पूरा योगदान रहे। जैसे आपने कृषि का जिक्र किया था कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं का बराबर का योगदान रहता है। पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें महिलाओं का बराबर का योगदान, लेकिन कहीं ना कहीं जब GDP का कैलकुलेशन होता है तो उसमें उसको शामिल नहीं माना जा सकता। क्या इस संबंध में भी कुछ बातचीत आगे चल रही है? जो उनका उत्पाद है उसका तो कंट्रीब्यूशन लिया ही जाता है, उसका योगदान तो शामिल किया ही जाता है, उत्पाद का तो किया जाता है। लेकिन वही है, जैसे जो मैंने पहले कहा कि बहुत बहस इस बारे में चली है कि परिवार में उनके योगदान को मॉनेटरी टर्म्स में आंका जाए,
लेकिन आप 24 घंटे महिला काम करती है। हाँ, हाँ। तो आप 24 घंटे में यदि आप उनका मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे तो इट विल गो अप टू करोड्स। जी हाँ, तो उसका तो आकलन ही नहीं की हो सकता। आकलन ही नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इसको शामिल किया जाए तो कहीं ना कहीं बहुत ही संतोषजनक आंकड़े पर पहुंच सकते हैं। प्रज्ञा जी, अपनी बातचीत में आपने कई बार आर्थिक स्वतंत्रता और उनको आर्थिक रूप से आज़ादी की हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन आर्थिक आज़ादी देने का मतलब क्या आज भी आपको लगता है कि जो भारतीय नारी है, भारतीय समाज में जो नारियों की जो स्थिति है, उसमें आर्थिक फैसले लिए जाने में महिला सचमुच आत्मनिर्भर हो सकी है? क्या अपने घर के आर्थिक फैसले आज की महिलाएं लेती हैं, आपको लगता है? बिल्कुल लेती हैं। जैसे जैसे रोजगार के लिए वो बाहर जा रही हैं या बच्चे जा रहे हैं, उनके विकास के लिए, बच्चों के लिए क्या अच्छा है, उनको कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए, क्योंकि महिलाएं बाहर जा रही हैं या जो समाचारों में पढ़ रही हैं या देख रही हैं, उससे उनको पता चल रहा है कि क्या क्या एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं, क्या उपलब्ध हैं संसाधन, तो वो क्यों नहीं निर्णय लेंगी, और ले भी रही हैं। और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी, जो स्टार्टअप इंडिया है, उसके स्टैंड अप महिला नाम से एक योजना चलाई गई है सरकार द्वारा, जिसमें मुख्यतः महिलाओं को ही लोन दिए जा रहे हैं स्टार्टअप लाने के लिए या आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए। इसी प्रकार जो ग्रामीण महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह में काम कर रही हैं, उनके लिए मुद्रा लोन विशेष रूप से दिए जा रहे हैं। 1 करोड़ तक के लोन उनको दिए जा सकते हैं, और ये महिलाएं अवेल भी कर रही हैं, इन सभी सुविधाओं का फायदा भी उठा रही हैं, और क्यों नहीं निर्णय लेंगी। अब वो सक्षम हो गई हैं कि वो और महत्वपूर्ण निर्णय अपने परिवार के लिए या अपने देश के लिए भी ले सकती हैं। जी प्रज्ञा जी, स्त्री को सदा से ही दया, ममता, करुणा, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता रहा है। क्या आपको लगता है कि त्याग और बलिदान की यही भावना कभी ना कभी स्त्री के कमजोरी के रूप में सामने उभर कर आ गई, जिससे उनका उस दृष्टि से विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था? ये बहुत बड़ा गुण था, ये कमजोरी नहीं है जी। ये तो और क्षमता विकास करती है महिलाओं को। महिलाओं को अपने घर भी संभालना होता है और बाहर भी जाना होता है, तो ये तो और सुदृढ़ता आई है। और त्याग और ममता तो खूबियां हैं, इसको हम लोग कमजोरी नहीं मान सकते, जो अन्य वर्ग में नहीं होगी। तो इन खूबियों को कैसे वो और बेहतरी के लिए, अपने परिवार के बेहतरी के लिए, अपने समाज के बेहतरी के लिए और देश के विकास के लिए उपयोग करें, यही तो एक महिला होने की चुनौती है। जी हाँ, यानी कि उससे उन सारे गुणों को उनको बरकरार रखते हुए किस तरह से वो एक आर्थिक संबल भी प्रदान कर सकती है, ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण महिला अब अपना अधिकार मांग रही है। उनको त्याग तो करा ही है बराबर, अपनी, चाहे आपको बच्चों की परवरिश में अपनी नींद का त्याग करना हो, चाहे अपना जो मी टाइम होता है उसको सैक्रिफाइस करके देना हो परिवार को। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि महिलाएं बाहर आके अपने को असर्ट भी कर रही हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र, राजनीति में आप देखिए काफ़ी महिलाएं आई हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं। और जहाँ जहाँ महिला सरपंच, हम राजस्थान का ही उदाहरण देखें, यहाँ पे तो पंचायती राज व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है, जहाँ गांव में महिला पंच हैं या सरपंच हैं, वहाँ उस गांव की स्थिति ही बदल गई है, क्योंकि वो सबको साथ लेने की क्षमता जो महिलाओं में है, पूरे गांव को साथ लेने की, वो और लोगों में नहीं होती। मतलब आपको लगता है कि चाहे पंचायत में जिस तरह से आरक्षण की जो व्यवस्था की गई और महिलाओं के लिए जो एक सुरक्षित सीटें निर्धारित की, उसके बाद में महिलाओं के नेतृत्व क्षमता में विकास हुआ है और वो गाँव के विकास और अपने स्थानीय सामुदायिक विकास में आगे बढ़कर योगदान दे रही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल, ये तो प्रत्यक्षता हम राजस्थान में देख ही रहे हैं। महिला सरपंचों की जैसे हम लोगों ने बात की, या महिला नेत्री अलग अलग स्तर पे, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, वो अपने परिवार से इतर बढ़ के भी पूरे अपने गांव को साथ लेकर विकास करने की सोचती हैं। जी हाँ, हमारे यहाँ आमतौर पर अगर भारतीय समाज की बात करें तो मकान या ज़मीन अपने घर के परिवार की महिलाओं के नाम से खरीदे जाने की परंपरा रही है, लेकिन क्या ये परंपरा सिर्फ ज़मीन के पट्टे तक सीमित होती है या घर के फैसलों के अंदर भी महिला का बराबर का योगदान रहता है? देखिए, महिलाओं को उनकी प्रॉपर्टी में नाम लगाने का जब अधिकार दिया गया, उससे बहुत फायदे हुए। उससे एक मानसिक तौर पे एक आत्म सुरक्षा महिला को, कि उसका भी हक है उस मकान पे, बहुत बड़ी सुरक्षा। नहीं तो ये माना जाता था कि वो केवल परिवार को संभालने तक ही जिम्मेदार हैं, लेकिन अब एक मानसिक रूप से उसको एक सुदृढ़ता मिली है, कॉन्फिडेंस मिला है कि वो उस मकान में पर्याप्त बराबर की भागीदारी है उस महिला की। तो ये केवल सांकेतिक नहीं है, इसके बहुत बड़े मायने हैं। उससे उनमें कॉन्फिडेंस आया है और एक संदेश भी गया है कि वो भी
उसके बराबर की भागीदारी है उसमें। बिल्कुल, तो यानी कि कहीं ना कहीं एक उनको आर्थिक संबल भी है और कहीं ना कहीं उनको एक सुरक्षा की भावना जो हम के लोग साथ बात में करते हैं कि अभी प्रधानमंत्री द्वारा जो बताया गया है कि आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान वो बहुत आवश्यक है महिलाओं के लिए, तो ये आत्मसम्मान वाली बात हो गई। जी हाँ, बिल्कुल सही है। सरकार की और ऐसी कौन सी योजनाओं में है जिसमें कि जैसे आत्मनिर्भर भारत की आपने बात कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये आह्वान है कि आत्मनिर्भर भारत, तो जब एक आत्मनिर्भर परिवार के साथ शुरुआत होती है, देश के नेतृत्व को देने में किस तरह से इसमें महिला अपनी एक भागीदारी निभा सकती है? बिल्कुल, आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं का एक महत्वपूर्ण अवयव माना गया है पूरे अभियान में, और इसी के तहत जो मैंने पहले जैसे बताया मुद्रा योजना है चाहे या सुकन्या समृद्धि योजना है, अन्य अनेक योजनाएं, आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगी कि जो मुद्रा योजना है उसमें 6,60,00,000 से अधिक महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के लिए ऋण दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ा संख्या आ जाती है और उससे आत्मनिर्भरता की तरफ भारत बढ़ रहा है और महिलाएं तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रही हैं। इसी प्रकार एक जो एस्पेक्ट जो आत्मनिर्भर भारत का भी और सशक्त महिलाओं का है वो है उनका स्वास्थ्य की देखभाल। उस पर प्रधानमंत्री द्वारा विशेष जोर दिया गया है कि यदि स्वस्थ नारी होगी तो स्वस्थ देश होगा। तो उसके लिए सुरक्षित मातृत्व अभियान लाया गया और साथ में जो नवजात शिशु हैं उनकी देखभाल के लिए अनेक योजनाएं लाई गई। और जब हम लोग देख भी रहे हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाई गई थी तो उसका बहुत सकारात्मक परिणाम देखे गए। पहले केवल 100 जिलों में ये शुरू की गई थी, लेकिन उसके बाद इसको और अन्य जिलों में भी लाया गया कि आप कैसे बेटियों को बचाओगे, शिशुओं की देखभाल कैसे करोगे। आपको आंकड़ों में यदि हम लोग उसको देखते हैं और उसका स्पष्ट जो रिजल्ट भी हम लोगों को दिख रहा है, 2011-13 में जो मातृ मृत्यु दर थी वो 167 प्रति लाख महिलाएं थी, और जब से ये सुरक्षित मातृत्व अभियान शुरू हुआ उसके बाद 2015-17 में ये गिर के 122 हो गई है और उसके बाद और भी कम हो गया। तो जो एक सामान्य अधिकार एक महिला को, गर्भवती महिला को मिलने चाहिए थे वो इस योजना से मिले हैं। क्योंकि महिलाओं को अगर मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर महिलाओं को इस तरह की सुरक्षा दी जाएगी तो न सिर्फ महिला के व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी के भी स्वास्थ्य की सुरक्षा निश्चित होती है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण इसका नतीजा शिशु मृत्यु दर में भी देखा है। शिशु मृत्यु दर में भी कमी जो है कमी आई है, उसके कमी के रूप में भी सामने देखने में आया है कि एक स्वस्थ माँ जो है वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी और निश्चित रूप से आगे आने वाले भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे किसी भी चाहे वर्ग, चाहे स्त्री वर्ग हो, चाहे कोई भी समाज का वर्ग हो, सबसे महत्वपूर्ण होती है शिक्षा। तो और जब तक ये शैक्षणिक स्थिति में सुधार नहीं होगा, शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार नहीं होगा, तब तक हम किसी भी समाज को आगे बढ़ने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ शैक्षणिक स्तर पर महिलाओं को आज आप कहाँ पाती हैं? ख़ासतौर पर मैं इसलिए चर्चा करना चाहूँगा क्योंकि हम रहते हैं राजस्थान में और राजस्थान में शैक्षणिक स्तर जो है और ख़ासतौर पर महिलाओं के क्षेत्र में बहुत पुराने समय में बहुत शोचनीय स्थिति रही है। आज की स्थिति में आप क्या बदलाव महसूस करती हैं? बिल्कुल, शिक्षा के स्तर में यदि महिला साक्षरता की ही दृष्टि देखें तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी है संख्या। और यदि हम लोग शुरू से ही देखें तो जो बोर्ड के रिजल्ट्स में होते हैं वो गर्ल्स ही टॉपर्स होती हैं और लड़कियां ही आगे जाके भी, बस ये है कि हायर एजुकेशन में थोड़ा पिछड़ती दिख रही थी पहले, लेकिन अब उसमें भी बहुत बदलाव आया। आप चाहे बीटेक इंस्टीट्यूट्स देख लें या MBA या मेडिकल कॉलेजेस देख लें, उसमें महिलाएं बहुत आगे आ रही हैं और राजस्थान में भी ये बदलाव देखा जा रहा है। आप यदि शेखावाटी क्षेत्र में देख लें, वहाँ की जो लड़कियाँ आई हैं बाहर निकल के, या अपने जैसलमेर, बाड़मेर की, उन्होंने बहुत नाम किया है। और एक साथ ही शिक्षा के साथ साथ एक मैं और जोड़ना चाहूँगी खेल के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में बहुत लड़कियाँ आगे आई हैं और राजस्थान की भी अनेक लड़कियाँ हैं, खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है। जी हाँ, एक और क्षेत्र जिसका महिलाओं के संदर्भ में विशेष रूप से जिक्र किया जाना उचित होगा वो है हैंडीक्राफ्ट, यानी हस्तकला उद्योग के अंदर महिलाओं की जो एक कहना चाहिए उनका जो कौशल है वो हमेशा से हमारी एक बहुत बड़ी एक संपत्ति रहा है, एक बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ रही है। क्या आपको लगता है कि हस्तकला के क्षेत्र में और ग्रामीण कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में भी महिलाओं ने आगे बढ़कर समाज को एक नई दिशा देने का और समाज में एक आर्थिक संबल पैदा करने का काम किया है?
बिल्कुल, राजस्थान आर्थिक रूप से बहुत बड़ी हद तक हैंडीक्राफ्ट्स पर निर्भर भी है, हैंडीक्राफ्ट्स और टूरिज्म, और इन दोनों ही सेक्टर में महिलाएं काफ़ी आगे रही हैं और उनका योगदान चाहे वो निर्माण हो या अपने स्वयं सहायता समूह के द्वारा बेचने का भी है। यहाँ मैं अभी जिक्र करना चाहूँगी, अभी इंडिया टॉय फेयर हुआ है कुछ ही समय पहले, तो उसमें इतनी महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया और राजस्थान के 6 जिलों से लोगों ने भाग लिया। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब संबोधित किया था तो राजस्थान से कठपुतली कला तो उसमें महिलाएं ही निर्माण करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हैंडीक्राफ्ट और ये जो कुटीर उद्योगों को लेकर के भी महिलाएं एक बहुत अच्छा नेतृत्व दे सकती हैं। आज की नारी, खासतौर पे महत्वाकांक्षी महिलाओं और युवतियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको चुनकर के वे आगे आएं और उनमें अपनी सशक्तिकरण पाएं? देखिए, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो महिला के लिए उपयुक्त नहीं है, पहली बात तो ये। और उसमें कोई भी काम करते हैं, जब हम लोग भी काम करते हैं तो कभी ये नहीं देखते कि लेडी ऑफिसर है या पुरुष ऑफिसर है, ऑफिसर है। इसी तरह पायलट ही है, प्लेन उसी तकनीक से चलेगा जिस तकनीक से एक महिला चलाए या पुरुष चलाए। तो या फिर हम लोग चिकित्सा क्षेत्र की बात करें या राजनीति की बात करें तो उसमें कोई महिला पुरुष का कोई भेद नहीं है। यदि महिलाएं ये भेद ना करें, स्वयं भी, पुरुष तो ना करें, वो तो बहुत ही अच्छा एक माहौल मिल जाएगा महिलाओं को अपने विकास का। लेकिन यदि ये भेद हट जाए कि मैं महिला हूँ या मेरी कोई लिमिटेशन है इस कारण, बल्कि महिलाएं ज़्यादा सुदृढ़ होती हैं, यदि हम लोग देखें तो फिजिकली भी दे आर मोर स्ट्रॉन्गर, ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो वो चीज़ यदि आप उसको देख लें, टेक्निकली उतना ही पढ़ा है, बराबर की पढ़ाई है, तो ये अंतर ना करें कि मैं महिला हूँ इसीलिए मेरे लिए कोई क्षेत्र वर्जित है, वो नहीं होना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र महिला का क्षेत्र है, जितना आगे स्वयं अपनी मेहनत करेंगी उतना ही आगे जाएंगी। अभी तो हम, क्योंकि 2021 की शुरुआत हो चुकी है और हम एक बहुत ही एक अच्छे सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन 2020 का जो वर्ष रहा वो एक बहुत बड़ा चुनौती वर्ष रहा कि कोरोना पैंडेमिक की वजह से। इस कोरोना पैंडेमिक से निपटने में और पूरे देश के साथ एक संघर्ष के साथ जो चुनौती का सामना करना पड़ा, उसमें महिलाओं की भूमिका को आप किस तरह से रेखांकित करती हैं? उनका क्या रोल रहा और किस तरह से उन्होंने इस भूमिका का निर्वहन किया? महिलाओं के लिए विशेष रूप से चैलेंजिंग था लॉकडाउन की अवधि। अब उसमें हम लोग अलग अलग विभक्त कर सकते हैं कि एक तो वो हेल्थ वर्कर्स, चिकित्सक हमारे जो फील्ड में काम कर रहे थे, हेल्थ वर्कर्स, पुलिस पर्सनल, खासतौर पर पुलिस पर्सनल या पैरामिलिट्री फोर्सेस, सबकी ज़रूरत पड़ी थी इस कोरोना से निपटने के लिए। और राजस्थान में काफ़ी हद तक हम लोगों ने उस पर काबू भी पा सका है। या फिर दूसरी बात करें, परिवार में जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लागू कराने की बात है, परिवार को शिक्षित करने की बात है, परिवार चलाने की बात है, क्योंकि बहुतों की नौकरियां भी गई। ऐसे समय में न केवल महिलाओं को बल्कि सभी को चैलेंज, सबके लिए चुनौतियां थी। अनेक की नौकरी चली गई थी। उस सीमित बजट में अपना परिवार चलाना, अपना खान पान चलाना, साथ ही दूर आगे का भी सोचना, तो ये बहुत चैलेंजिंग टाइम्स था। लेकिन मुझे लगता है कि सभी ने इसको सफलतापूर्वक इस पे काबू पाया जी। और अब जबकि हम इस चुनौती से धीरे धीरे उभर रहे हैं और अगर हम आशावादिता के हिसाब से देखें तो आगे आने वाला समय बिल्कुल सामान्य और बहुत अच्छा होने वाला है। बल्कि उम्मीद तो ये की जाती है कि आगे आने वाला समय भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ऐसे समय में, आगे आने वाले समय में आप महिलाओं की क्या भूमिका रखती हैं, या दूसरे शब्दों में पूछें तो आगे आने वाले समय में नारी समाज का क्या भविष्य आप देखती हैं? भविष्य तो बहुत ही उज्जवल है जी, क्योंकि महिलाएं कभी किसी से हार नहीं मानती जी। और जितना भी योगदान की बात करें हम लोग, उद्योगपतियों का एक और महिला उद्योगपति जो हैं उनका बहुत बड़ी भूमिका है देश के विकास में। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में बहुत विकास करने वाला है। जो भारत के जो भारत योगदान जिन क्षेत्रों में दे रहा है इस समय, बल्कि अनेक विकसित देश इस समस्या के कारण, इस लॉकडाउन और कोरोना के कारण उनकी ग्रोथ रेट बहुत नीचे हो गई। लेकिन भारत में विकास दर अब वापस से उठने लगी है। जो बीच में रिसेशन का टाइम आया था उससे काफ़ी सुधार होने लगा है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं ने निभाई है और आगे भी निभाती रहेंगी
मुझे पूरा विश्वास है। जी, अब समय है कि हम धन्यवाद दें डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, अपर महानिदेशक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो आज हमारे साथ कार्यक्रम में स्टूडियो में उपस्थित रहीं, जिनसे हमने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका और ख़ासतौर पर उनके नेतृत्व विकास के संबंध में ये महत्वपूर्ण चर्चा की। रविंद्रनाथ ठाकुर का कहना था कि नारी सृष्टिकर्ता की सर्वोत्तम कृति होती है, वो सृष्टि के संपूर्ण सौंदर्य को आत्मसात किए रहती है। प्रज्ञा जी, हम ये उम्मीद करें कि ये जो सौंदर्य है, जो एक जिस तरह से विकसित होता है, समाज इस दुनिया को और इस पूरी सृष्टि को ये सौंदर्य इसी तरह से पुष्पित और पल्लवित करता रहे। नारी के साथ में पूरा समाज आगे बढ़े, विकास करे। इन्हीं उम्मीदों और इन्हीं आशाओं के साथ हम आपसे अनुमति लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।